डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ ली थी और डायग्नोस्टिक भी पढ़ ली थी, ऐसा ही है। हाँ, तो ज़रा से दोबारा से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं एक दफ़ा फिर, और मुझे बताएंगे आप लोग कि डाटा एनालिटिक्स साइकिल स्टेजेस होती क्या है, पहले तो ये बताएं। नहीं, डाटा एनालिटिक्स साइकिल क्या होती है? पास्ट को देखकर फ्यूचर के बारे में बताया जाए। और इसके अलावा इसके अंदर कितने स्टेजेस होते हैं? 4। पहला डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव क्या है? what has happened, finding out the problem। और डायग्नोस्टिक क्या है? फाइंडिंग आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये हुआ तो है लेकिन ये हुआ क्यों है, रीज़न पता चलती है ना। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रेडिक्टिव। आइए सर, प्रेडिक्टिव पढ़ते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा टू फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम। इसके कीवर्ड्स क्या है सर? हिस्टोरिकल डाटा टू फोरकास्ट फ्यूचर outcomes by identifying the trends and the patterns in the past data। ये past data में से क्या ढूंढेगा? Trends and patterns। और organization can predict potential future scenario। potential future scenario वो scenario जो अभी तक आया नहीं है, potential आ सकता है, potential future scenario, and make proactive decisions। proactive decision मतलब एडवांस डिसीजन। ये प्रोएक्टिव को अंडरलाइन कर लीजिएगा, खतरनाक वर्ड है, चीज़ होने से पहले प्रोएक्टिव डिसीजंस। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऑफन रिलाइज ऑन द मशीन लर्निंग मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम एंड डाटा माइनिंग टेक्निक्स टू जनरेट फोरकास्ट। क्या मतलब हुआ कि जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है वो मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर फोकस करती है, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स और डाटा मशीन टेक्निक्स टू जनरेट फोरकास्ट। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेडिक्टिव जो है वो सबसे पहली बात तो ये फ्यूचर के आउटकम को देखती है। देखती कैसे है? पास्ट के डाटा के अंदर से ट्रेंड्स और पैटर्न्स निकाल कर, और इसके ये जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स निकाल कर जो देखती है ना, उसमें इसको हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं वो एनालिसिस करके वो पास्ट फ्यूचर के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है। इसी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माइट यूज द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टू फोरकास्ट लोन डिफॉल्ट रेट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा ऑन द बोरोवर्स क्रेडिट स्कोर्स, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड रीपेमेंट बिहेवियर। क्या बोला इसमें? एक बैंक जो है, एक बैंक प्रीवियस क्रेडिटर्स हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर्स देखकर, उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखकर और उनकी रीपेमेंट हिस्ट्री देखकर क्या करता है, ये जज करने में कामयाब हो जाएगा कि सिमिलर बंदा, सिमिलर सैलरी का बंदा, सिमिलर बैकग्राउंड का बंदा, सिमिलर जॉब रखने वाला बंदा भी डिफ़ॉल्ट करेगा। हालांकि उसने डिफ़ॉल्ट किया नहीं है लेकिन डिफ़ॉल्ट तो कर सकता है ना। फॉर एग्जांपल, बैंक की हिस्ट्री में अगर ये बात आ रही है कि 50,000 रुपये कमाने वाला बंदा जो कि रिटेल सेक्टर में काम करता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, और जो कि कराची के एक पर्टिकुलर रीजन में रहता है और जिसके पास क्रेडिट कार्ड जो है, जिसकी लिमिट जो है वो 25,000 है, वो डिफ़ॉल्ट करता ही करता है। ये इनके पास, बैंक के पास एक डाटा है जो उनको बता रहा है। तो आने वाले वक्त में बैंक किसी भी ऐसे बंदे को कोई भी लोन देने से घबराएगा, यार इस तरह की क्रेडिट हिस्ट्री वाला बंदा जो है वो डिफ़ॉल्ट करता ही करता है, तो हम आपको नहीं देंगे। या वो इसका क्रेडिट स्कोर बता देगा कि इस तरह के बंदे का क्रेडिट स्कोर इतना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो याद रखिएगा कि इस तरह के किसी भी पास्ट के डाटा का ट्रेंड और पैटर्न दिमाग में रखकर हमें फ्यूचर के पोटेंशियल फेलियर के या फ्यूचर का आउटकम पता चल जाता है। अगर हमारा डाटा कह रहा है कि ये पर्टिकुलर बंदा फेल होगा, तो हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि हम इसको लोन दे दें? सॉरी, बोरोवर्स का रिस्क कैलकुलेट कर रहा है ना। इसी तरीके से बाय बिल्डिंग अ प्रेडिक्टिव मॉडल, द इंस्टीट्यूशन कैन आइडेंटिफाई हाई रिस्क बोरोवर्स and take preventive measures such as adjusting loan terms or providing financial counseling to reduce default risk। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
जब हम ये वाला मॉडल अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनको हम ऑलरेडी लोन दे चुके होंगे। तो हम क्या करेंगे कि उनके लोन के डिफ़ॉल्ट के रिस्क को कम करेंगे। फॉर एग्जांपल बाय ऑफरिंग देंगे द लोअर इंटरेस्ट रेट, क्या आज आप हमसे काम करो, आप लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लो। तो इस तरह के लोन टर्म्स को एडजस्ट करने में ये वाले मॉडल हमें हेल्प करते हैं कि यार फ्यूचर में क्या होने वाला है। अच्छा ये तो खैर ये तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये तो हमें घबरा रहा है ना, हमें टेंशन दे रहा है, ये फेयर दे रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं कि यार आपकी फ्यूचर में सेल बढ़ सकती है क्योंकि पास के अंदर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, पास में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो आपके फ्यूचर की प्रोडक्शन लॉन्च जो है वो अच्छी हो सकती है। तो कुछ भी हो, लेकिन पास्ट के डाटा को दिमाग में रख कर अगर हम फ्यूचरिस्टिक इश्यूज़ को देख रहे होंगे तो हमें प्रेडिक्टिव मॉडल हेल्प करेगा। अब आते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के ऊपर। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस गोज बियॉन्ड प्रेडिक्शन। ये खाली प्रेडिक्शन नहीं करेगा बल्कि आपको ये भी बताएगा बाय रिकमेंडिंग एक्शन, मैंने आपको बताया था ना, दैट कैन ऑप्टिमाइज आउटकम। समझ आ रही बात? या आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि यार पास्ट में जो आपकी सेल बढ़ी तो फ्यूचर में भी आपकी सेल बढ़ेगी, आपको खाली ये नहीं बताएगा बल्कि आपको ये भी बताएगा कि सेल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट्स करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको प्राइसिंग कम करनी चाहिए, प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, रीच बढ़ानी चाहिए, मल्टीपल चीज़ें। इसी तरीके से ये आपको खाली ये नहीं बताएगा कि यार आपके जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बल्कि आपको ये भी बताएगा कि उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो भाई क्या क्या कर सकते हैं आप? सामने वाला बंदा जो आपका बोरोवर है, जिसने आपसे लोन लिया हुआ है, उससे जाके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आप उसको जाके बोल सकते हैं कि यार आप हमें रीपेमेंट जल्दी करो, हम आपको लोअर इंटरेस्ट रेट दे देते हैं या कुछ इंटरेस्ट रेट माफ़ कर देते हैं। आप उनको, अगर वो नहीं करता तो आप कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनको नोटिस भेज सकते हैं, लीगली प्रेशराइज कर सकते हैं इसको आप। या आप उसको जो है वो स्टेट बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक बहुत बड़ा रिस्क आने वाला है जिसको हमारा AI सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया है, तो हम क्या करें। व्हाट आई मीन टू से इज़, इसी तरीके से आपके पास उस बंदे का अगर कोई मॉर्गेज है तो आप उसको ये थोड़ी सी वार्निंग दे सकते हैं कि हम आपका मॉर्गेज जो हमारे पास है वो सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो वेरियस टेक्निक्स बैंक के पास होती हैं टू मेक द फॉलो अप सक्सेसफुल। तो ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो है ना, ये तो खाली आपको फ्यूचर के बारे में बताएगा, लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव जो है वो बताएगा भी, मतलब फ्यूचर के बारे में तो बताएगा लेकिन एक स्टेप आगे ये कि स्ट्रेटेजी भी बताएगा। ये वो डॉक्टर है जो आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि अगर तुमने बीमारी कंटिन्यू रखी और अपने आप को अनट्रीटेड जाने दिया तो तुम्हारे साथ आगे ये हो सकता है। सिर्फ ये तो प्रेडिक्टिव मॉडल है, लेकिन वो आपको प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के देगा कि आने वाले इस वक्त से बचने के लिए तुम ये दवाई ले लो तो बच जाओगे। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये याद रखिएगा कि सर प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव इस तरह है। अच्छा, इट कंबाइंस डाटा मॉडल। अच्छा, इसमें भी डाटा मॉडल एल्गोरिथम्स टू नॉट ओनली प्रेडिक्ट व्हाट माइट हैपन बट ऑल्सो सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एन एक्शन। खाली ये नहीं बताएगा कि क्या हो सकता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, फिर बता रहा हूँ, चाहे पॉजिटिव चाहे, लेकिन आपको ये भी बताएगा कि क्या हो सकता है। समझ आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर ये बताऊँ, एक स्टडी मॉडल अगर हम बनाएं जिसके अंदर मैं आपके पिछले, फॉर एग्जांपल इस बच्चे को एग्जांपल ले लेते हैं, इसके पिछले के पढ़ाई के घंटे, पिछले स्लीप के घंटे, पिछले इसकी सक्सेस पास के रेशो, इसका एटीट्यूड वगैरह मैं उस मॉडल में डालूं तो क्या वो मुझे मॉडल ये बता सकता है जो हमने अभी तक पढ़ा कि उस्ताद ये CA में करंट ट्रेंड के हिसाब से कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता? बता सकता है ना। अगर खाली बताएगा, फॉर एग्जाम्पल वो मॉडल क्या करेगा, वो मॉडल आपको सरप्राइज भी कर सकता है। वो कह सकता है कि देयर आर लोअर चांसेस based on your past academic data, based on your past sleeping hours, based on your past study hours, based on your past attitude towards studies, based on your past work, based on your past responsibilities as a elder son in your family, based on your past financial stability या financial status, there are least chances that you can be successful in CA. सरप्राइज कर देगा ना। ये प्रेडिक्टिव मॉडल है। लेकिन अगर ये प्रिस्क्रिप्टिव होता तो वो ये बताता कि इस चांस को रिवर्स करने के क्या क्या तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, कीप द वर्क एंड लाइफ अ हेल्दी बैलेंस, फोकस ऑन योर स्टडी आवर्स मोर,
गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन द लाइब्रेरी टू स्टे फोकस ऑन योर स्टडीज़। वो आपको ये भी बताएगा कि मेक अ क्विक रिविजन जस्ट आफ्टर योर क्लास, मेक अ क्विक नोट्स आफ्टर द क्लास, मतलब वेरियस स्ट्रेटजीज जो कि इसके चांसेस को टर्न अराउंड कर देंगी और ये सीए क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल सिर्फ ये नहीं बताएगा कि व्हाट माइट हैपन, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर यही मॉडल इसको सरप्राइज ना करता तो बता सकता था कि बेस्ड ऑन योर पास डाटा देर आर चांसेस दैट यू विल बी क्वालिफाइंग दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हाई चांसेस, एक अच्छे बैकग्राउंड का। लेकिन ये साथ में ये बताएगा कि अपने इस चांसेस को कम नहीं करना, तो कम ना करने के लिए ये चीज़ें करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बट इट विल सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एन एक्शन ऑल्सो। तो बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ऑफन इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स and decision support tools that guide organizations toward optimal strategies। समझ में आती है बात कि नहीं आती? And decision supports a tool that guide organization towards optimal strategies। Case study पढ़ते हैं। A manufacturing company facing supply chain challenges due to the fluctuating demand may use prescriptive analytics to optimize its production schedule by analyzing the historical demand data and applying optimization algorithm. The company can determine the ideal production level for each product, ensuring that it meets consumer demand without overproducing or creating excessive inventory। क्या बोल रही है? ये बोल ये रहा है कि आपको खाली वो ये नहीं बताएगा कि आपकी सेल जो है वो फ्यूचर में बढ़ जाएगी, बल्कि आपको ये भी बताएगा कि अपनी प्रोडक्शन लेवल ऑप्टिमम रखने के लिए, कीपिंग द कस्टमर डिमांड इन माइंड, आपको कितना प्रोडक्शन लेवल पे जाना चाहिए और कहाँ से ऑर्डर करना चाहिए आपके स्टॉक को। द प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल माइट ऑल्सो रिकमेंड एडजस्टमेंट टू प्रोक्यूरमेंट प्रैक्टिसेस टू अवॉइड डिले इन द सप्लाई चेन। ये जो लाइन इसने लिखी ना, ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की खूबसूरती है कि वो रिकमेंडेशन भी देगा कि चलो आइडियल प्रोडक्शन लेवल पे जाने के बाद तुम्हें सब गुड्स भी तो चाहिए होंगे, सप्लाई भी तो चाहिए होगा, ताकि तुम्हारा किसी भी हिसाब से डिले ना आए। मतलब ये एक कदम आगे जाएगा और आपको पॉसिबल स्ट्रेटजी भी बताएगा। हाँ क्या ना, खाली डराएगा नहीं बल्कि सजेशन भी देगा कि अगर आप ये काम करोगे तो जो पॉजिटिव चीज़ है वो अचीव हो जाएगी, जो नेगेटिव चीज़ है वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास 4 किस्म के मॉडल्स हैं। इसमें सबसे बेहतरीन मॉडल आपको कौन सा लगा? प्रिस्क्रिप्टिव। क्यों? क्योंकि ये खाली सोसाइटी की तरह, जैसे हमारी सोसाइटी क्या करती है, अबे तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता, या अक्सर अम्मा पापा भी कर रहे होते हैं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या बनोगे, क्या बनोगे हैं? अम्मा पापा क्या कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या नहीं बनोगे, सब्जी वाला बनोगे, सब्जी वाला बनोगे, नाई बनोगे, ड्राइवर बनोगे, यही बोलते थे ना। लेकिन क्या वो ये तरीका बताते थे कि अगर ये नहीं बनना चाह रहे तो ये करो? हाँ, वही बोलते थे ना कि बेटा पढ़ाई करो। हाँ क्या ना, पढ़ाई करोगे तो वो ये चीज़ नहीं बनोगे। हाँ क्या ना, समझ आ रही बात की नहीं आ रही? क्योंकि वो अपने वक्त से गुजर रहे होते थे तो आपको बेहतर चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि तुम बेहतर चीज़ पढ़ोगे, बेहतर इन्वायरमेंट में पढ़ोगे तो अच्छे शहरी, अच्छे इंसान बनोगे अगर ये पढ़ लोगे तो। हमने जितनी मेहनत करी आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कम मेहनत में आप अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छे पैसों के साथ आप ज़िंदगी गुजार सकोगे। क्लियर हो गई बात की नहीं हुई? तो अम्मा अब्बा जब ये बात करते थे कि यार ये बनोगे तो प्रिडिक्शन कर रहे होते थे, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स थी। क्यों? क्योंकि उनको आपका पास भी पता है। समझ मारी बात? तो वो अपने पास के डाटा के ट्रेंड, अच्छा अपना पास्ट और आपका पास्ट, दोनों का पास पता है उनको कि हमने नहीं किया तो देखो हमने क्या किया, तुम भी नहीं कर रहे और कंटिन्यू करोगे तो तुम भी प्रेडिक्टिव करोगे। तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी देते थे। फिर किसी बंदे के साथ आपकी काउंसलिंग भी करवाते थे कि यार जरा समझाओ उसको कि यार ये क्या करें, तो आपको समझाता था कि यार तुम्हें ये करना है तो तुम ये करो। कभी कभार कुछ लोग दुश्मनी निकालने के लिए सीए का मशवरा भी दे देते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो है वो सीए में मशवरे पे आए, लेकिन वो पता चला वो खुद बीबीए कर रहा है, हमको सीए में डाल दिया। तो ये याद रखिएगा बेटा कि ये प्रिस्क्रिप्टिव है। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये जो चार्ट है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है। ये चार्ट इतना ज़बरदस्त है कि ये देखें आप, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स खाली देखें, यहाँ देखें, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या बता रही है? हिंडसाइट। हिंडसाइट मतलब आप गाड़ी में देखते हैं ना, हिंडसाइट मिरर होता है ना, एक ऊपर शीशा लगा हुआ होता है, इससे आप पास देख रहे होते हैं, लेकिन आप उसी शीशे को देखते रहो, आप गाड़ी कभी भी नहीं चला सकते। जो बंदा खाली गाड़ी के विंड स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है, यानी कि आगे देख रहा होता है,
और पीछे नहीं देखता, वो भी कभी गाड़ी अच्छी तरह नहीं चला सकता। तो आपके आगे को शीशे को भी देखना है, साइड मिरर्स को भी देखना है, और आपको वो हैंड साइड भी देखने की पीछे क्या हो रहा है। एक बंदा 3-4 शीशों में देखेगा, एक विंड स्क्रीन हो गई, एक इनसाइट हो गया, इन तमाम शीशों को देखेगा तो ही तो एक अच्छी गाड़ी चले। यानी कि आपको अपने पास में रहना नहीं है, पास को देखना है, रिफ्लेक्ट ऑन करना है, उससे सीखना है, देखना आगे है। तो अगर एक बंदा बोलते हैं मैं फ्यूचर को नहीं देखना चाहता, वो भी गया। वो बंदा बोलता है मैं फ्यूचर को ही देखना चाहता हूँ, पास को नहीं देखना चाहता, वो भी गया। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? तो डिस्क्रिप्टिव इंसाइट है। डायग्नोस्टिक क्या है? डायग्नोस्टिक इनसाइट है। व्हाट इज व्हाई इट हैपेंड, इनसाइट पता चलनी चाहिए। वो हिंडसाइट है, ये इनसाइट है, और ये दोनों क्या है? ये फोरसाइट है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? लेकिन अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब अगर जेनरिक करें तो ये दोनों पास्ट है। पास्ट में एक हिंडसाइट, एक इनसाइट। क्या हुआ? फेल हो गया पास्ट का डाटा। क्यों हुआ? ये भी पास्ट का है, लेकिन ये इनसाइट डीप डिगिंग माइक्रो लेवल। अच्छा, अब हो गया, क्यों हुआ ये भी पता चल गया। अब क्या करना है? व्हाट विल हैपन, फोरसाइट, आगे का क्या करना है। क्लियर होती है बात कि नहीं होती? आइए आगे बढ़ते हैं। डेटा एनालिटिक्स, अच्छा इसको, इस चार्ट को फिलहाल अभी तक यहीं पे छोड़ दीजिएगा। डेटा एनालिटिक्स कैन बी अप्लाइड across various industries to solve a wide range of problems, from improving customer experience to optimize operations. एक कस्टमर के एक्सपीरियंस को अच्छा करने से लेकर एक ऑपरेशंस की ऑप्टिमाइजेशन तक डाटा एनालिटिक्स हर जगह काम आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर क्या है? एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन द कस्टमर स्पेंडिंग बिहेवियर। मैंने आपको कल ही बताया था कि पास के डाटा को खाली एनालिसिस करना ये डिस्क्रिप्टिव है। कल ही मैंने आपको बताया था ना, सेल के डाटा को लेकर बताया था कि पिछले क्वार्टर के सेल के डाटा को अगर हम देखें तो ये डिस्क्रिप्टिव है। डायग्नोस्टिक क्या? अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज परफॉर्म बेटर देन द अदर्स बाय एनालाइजिंग मार्केट डाटा। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दूसरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मुकाबले में उसकी सेल अच्छी क्यों हुई? नाउ यू आर टेकिंग इनसाइट फ्रॉम द डाटा बाय digging deeper. Predictive analytics, predicting stock price movement using historical financial data and machine learning model. आप कभी कभार स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट स्टॉक मार्केट का कल का भाव भी देखना चाह रहे होते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? पास के डाटा से। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब रिकमेंडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज टू ऑप्टिमाइज रिटर्न्स बेस्ड ऑन प्रेडिक्टेड मार्केट कंडीशन। ये प्रिस्क्रिप्शन है। क्लियर हो गई बात? इम्प्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स जब हम करते हैं तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशन मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट है ना। आइए, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डाटा एनालिटिक्स हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, both positive and challenging. Improved decision making. Data analytics provide valuable insights that enable organizations to make informed decisions based on facts rather than intuition. खाली कोई एक इंटेलिजेंट गैस नहीं होता, एक तुक्का नहीं होता, एक रैंडम गैस नहीं है। ऐसा नहीं कि सर मेरा दिल चाह रहा है ये होने का तो ये हो जाएगा, नहीं। Pure based on rational logic and facts. This leads to more accurate and timely decisions, ultimately improving business outcomes. Increased efficiency. By analyzing data, organizations can identify inefficiencies in areas for improvement, leading to more streamlined process and cost saving. क्या लगता है यार, ये जो जितनी भी हमने डाटा एनालिटिक्स की साइकिलें पढ़ी हैं और जितना भी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, क्या लगता है इससे हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज होगी? हाँ बिल्कुल होगी। और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव्ड होगा? बिल्कुल होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनीज दैट लेवरेज डाटा एनालिटिक्स effectively gain on a competitive edge by responding faster to market changes, optimizing their operations and better understanding consumer needs. जितने भी आपके पास डाटा एनालिटिक्स की चीज़ें हैं
उसको हासिल करने के बाद यू विल गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाउ? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर के पास ये चीज़ें होंगी नहीं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की, और आपके पास होंगी, तो आप ज़्यादा मार्केट को सही तरीके से गॉच कर पाएंगे एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? बिल्कुल। चैलेंजेस इन डाटा क्वालिटी एनालिटिक्स। अच्छा, अब ये तीन जो थे ना, ये टेक्निकली देखा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें थी, और ये जो था ना, ये क्या है? ये चैलेंजिंग है। ये सब कुछ करने के लिए यू विल बी नीडिंग अ हाई क्वालिटी डाटा दैट शुड बी रेलिवेंट, दैट शुड बी एक्यूरेट एंड दैट शुड बी टाइमलीनेस। रैट याद है ना? वो डाटा एनालिटिक्स की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और खूबसूरती उसका पार्ट होना चाहिए। तो एनालिटिक्स रिक्वायर हाई क्वालिटी डाटा टू प्रोवाइड रिलायबल insights. Poor data quality can lead to inaccurate predictions and misguided decisions. ये बात समझ आती है? उसके बाद ensuring data accuracy, completeness and consistency is a major challenge for organization. ये बात भी क्लियर हो जाती है। तो याद रखिएगा कि इस इम्प्लीकेशन के अंदर तीन पॉजिटिव चीज़ें, एक चैलेंज है। इफिशियंसी का बढ़ना, समझ आ रही बात? इफिशियंसी का बढ़ना पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उसी इफिशियंसी के लिए डाटा का लाना वो एक चैलेंज है। अच्छा, हमारे पास ये देखें एक केस स्टडी और दी हुई है, डाटा एनालिटिक्स इन एयरलाइन इंडस्ट्री। अभी हमने फाइनेंस की पढ़ी, हेल्थ केयर की मैंने आपसे लिखवाई, इन्होंने एयरलाइन की भी एक एग्जांपल दी हुई है। इसको भी जरा पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरह इन्होंने लिखा। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर इन्होंने लिखा कि द एयरलाइन रिव्यूज पास फ्लाइट डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन द पैसेंजर numbers, on time performance and customer complaints. This help them find areas for improvement like routes with the frequent delays. है कि नहीं? इन्होंने क्या देखा, सारे डेटा को इकट्ठा किया। एयरलाइन से रिलेटेड डेटा क्या होगा? पैसेंजर का नंबर ऑफ पैसेंजर्स, फिर फ्लाइट का टाइम पे उठना, फ्लाइट का टाइम पे लैंड करना, क्लीनलीनेस, हॉस्पिटलिटी, ट्रीटमेंट, मील ड्यूरिंग द फ्लाइट, है कि नहीं? ये तमाम चीज़ें एयरलाइन सेक्टर के लिए मायने रखती हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव, ये डाटा लेंगे, डिस्क्रिप्टिव के अंदर डाटा लेंगे और देखेंगे, ट्रेंड से पता चलेगा कि कौन सा एरिया वीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर कंप्लेंट ज़्यादा कर रहा है कि आपकी जो सीट्स हैं एयरलाइन की वो बिल्कुल ही बेकार है, तो हमें वो एरिया मिलेगा इंप्रूवमेंट करने के लिए। फिर हम ये देखेंगे कि बेकार है तो बेकार है क्यों, ये डायग्नोस्टिक में आएगा। आइए, when delay occurs, the airline analyze factors such as weather, air traffic, maintenance records to pinpoint causes and improve efficiency. हमें डाटा से ही पता चला कि फ्लाइट डिले हो रही है, ये डिस्क्रिप्टिव है। क्यों डिले हो रही है? भाई एयर ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक ज़्यादा है, वेदर की वजह से, हवाई जहाज़ में कोई ख़राबी हो गई जो कि यूजुअली होती है, पायलट अवेलेबल नहीं है, पैसेंजर टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं हुई, कंट्रोल टावर से कनेक्शन नहीं हुआ, मेंटेनेंस नहीं हुई। तो पहले तो हुआ क्या, पहले तो हम ये देखेंगे कि हुआ क्या है। पैसेंजर ट्रेन लेट आ रहा है, फ्लाइट देर से उड़ रही है या उड़ ही नहीं रही, डिले हो रही है। जैसे आजकल फ्लाइट्स डिले हो रही है, लेकिन उसका कॉमन रीज़न जंग है। प्रेडिक्टिव क्या करेगा? द एयरलाइन फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड, एडजस्टिंग टिकट प्राइस, फ्लाइट स्केड्यूल एंड स्टाफिंग बेस्ड ऑन पीक ट्रैवल पीरियड्स, ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसोर्सेज। क्या लगता है, जब उम्रा आ रहा होता है, जब हज आ रहा होता है, तो हर एयरलाइन अपनी टिकट को, अपनी प्राइसिंग को, अपने जहाज़ को सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर देती है ना, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्त के अंदर उम्रा और हज का सीज़न है, तो जो हाजी हजरात होते हैं डेफिनेटली दे विल प्रीफर फ्लाइट्स जो कि इन चीज़ों का ख्याल रखती होगी, और प्राइसिंग में भी फ़र्क पड़ता होगा। हज जैसे महंगा हो गया तो टिकट प्राइसिंग भी मायने रख रही है अब, है कि नहीं? तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर बेटा याद रखिएगा कि हम फ्यूचर को देख रहे होते हैं, खाली फ्यूचर को देख रहे होते हैं, उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी, अपने नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ेंगे कैसे, ये प्रिस्क्रिप्टिव बताएगा। आइए, फाइनली द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हेल्प द एयरलाइन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस on schedule, crew assignments and personalized marketing, leading to cost saving and a better passenger experience. ये बात समझ आती है कि नहीं आती? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में समझ आया कि इसके ऊपर बात होगी स्ट्रेटजी के ऊपर, कितने क्रू चाहिए, किस मतलब कितने क्रू चाहिए, कितने आपको पैसेंजर्स चाहिए, कि किस तरह की आपको टिकट प्राइसिंग रखनी है, किस तरह की मार्केटिंग करनी है, ताकि आप लोग समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? डन हो गई बात?
जैसे लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं तो यूजुअली एयरलाइंस वो चूज़ की जाती है जिसकी जो सीट्स हो वो कंफर्टेबल हो, बंदा बैठ बैठ के कमर में दर्द ना हो जाए, थोड़ा सा कंफर्टेबल सीट्स हो, कुशन अच्छा लगा हुआ हो, आपको जो हेड सीट होती है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो, ताकि अगर बंदा थोड़ा सा आराम करना चाहे, लेटना चाहे, और फिर जो वो मिलता है आपको पिलो कवर, वो वहीं से आपको मिल रहा होता है, तो वो आप सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर शॉर्ट फ्लाइट है, लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, दुबई जाना है, तो शॉर्ट फ्लाइट के अंदर शायद आप, और अगर आप काम के हिसाब से जा रहे हैं तो फिर आप शायद वो वाली फ़्लाइट प्रेफर ना करें। तो फ्लाइट को पता होता है कि यार मेरा कंज्यूमर की डिमांड कौन है और कंज्यूमर की डिमांड कैसे आ सकती है, तो इसी तरीके से प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव बनती है। तो डेट्स द एंड ऑफ द चैप्टर 3। ये समझ में आती है कि नहीं आती? क्लियर होती है बात? अच्छा, अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे। अच्छा जी, आइए सर, इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा। बिग डाटा का क्या मतलब है, क्या समझते हैं बिग डाटा के हवाले से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बिग डाटा? ये बिग डाटा का वर्ड क्यों यूज हुआ? कौन से बाइट्स में? नहीं, टेराबाइट से ऊपर होती है पीटाबाइट्स, ठीक है। 1024 MB बनती है 1 GB, 1024 GB बनती है 1 TB, और 1024 TB बनती है 1 पीटाबाइट्स, यानी कि PB। तो कंपनी के पास पीटाबाइट्स के अंदर डाटा होता है, टेराबाइट्स में नहीं होता, पीटाबाइट्स में डाटा है। सर हमारी बात, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो पूरी दुनिया के अंदर कंपनी ऑपरेट कर रही है, उनके पास डाटा पेटाबाइट्स में होता है। तो याद रखिएगा, ये वहाँ से टर्म इस्तेमाल हुई कि इतना सारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट, ऑर्डिनल, कंटिन्यूस, ये इतना सारा डाटा हमारे पास जो आ रहा है, वो आ रहा है डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट कैटेगरीज में। तो ये तमाम डाटा को हम क्या कहते हैं? बिग डाटा। अच्छा, बिग डाटा का मतलब खाली डाटा ज़्यादा होना नहीं है भाई। इनिशियली तो इसका मतलब यही था कि बिग डाटा रेफर्स टू द वॉल्यूम, कि ज़्यादा डाटा होना। लेकिन बिग डाटा अब एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है जो हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो बिग डाटा का मतलब खाली वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब वेरासिटी भी है, इसका मतलब वेराइटी भी है, इसका मतलब वैल्यू भी है, इसका मतलब वॉल्यूम भी है। हाँ क्या ना? तो आइए पढ़ते हैं जरा इसको। बिग डाटा रेफर्स टू द मैसिव वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑल्सो, generated at a high velocity from various sources such as social media, sensors, IoT devices, transaction records and more. समझ आती है बात? Big data refers to the massive volume of structured and unstructured data generated at high velocity from various sources and more. It is characterized by its complexity. कितना सोचो, पेटाबाइट्स के अंदर डाटा कितना कॉम्प्लेक्स होगा जो ह्यूमन माइंड नहीं पढ़ सकता होगा। तो हमें क्या चाहिए होंगे? एडवांस टूल्स चाहिए होंगे, रिक्वायरिंग एडवांस टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज टू कैप्चर, स्टोर एंड प्रोसेस एंड एनालाइज। विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिग डाटा हैज़ बिकम एन एसेट फॉर बिजनेस सीकिंग टू गेन इनसाइट्स एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो याद रखिएगा बेटा कि ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, कीवर्ड्स मैंने आपको बताया इसके अंदर से, कि बिग डाटा रेफर्स टू द मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डाटा। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है ना, ये ज़बरदस्त इस तरह है कि खाली इसी को अगर आप याद करोगे ना, यानी दिमाग में रखोगे, तो बिग डाटा की डेफिनेशन तो फारिग हो गई। अब बिग डाटा का मतलब 5 V's है, उस V का एक V वॉल्यूम है जो कि बिग को रेफर कर रहा है, लेकिन बाकी जो 4 V's हैं वो भी बिग डाटा को ही रेफर कर रहे हैं, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि वैरायटी, जैसे कि वेरासिटी, जैसे कि वैल्यू, जैसे कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब तो अमाउंट, मैसिव अमाउंट। अगर बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा है आपके पास, तो बिग डाटा की पहली कैरेक्टरिस्टिक खत्म हुई, दैट इज वॉल्यूम। दूसरा वेलोसिटी, अगर डाटा आ तो रहा है लेकिन आराम से आ रहा है तो बिग डाटा ना हुआ होगा। अगर स्पीड में आ रहा है, वेलोसिटी का मतलब स्पीड,
तो बात होगी। अब स्पीड मिनट्स में नहीं हो सकती, सेकंड्स में नहीं हो सकती, नैनो सेकंड के अंदर डाटा आ रहा हो। मतलब मान लीजिए अमेजोन है, अमेजोन में हर सेकंड में पता नहीं कितने लाख लोग जाके ऑर्डर करते होंगे पूरी दुनिया में से। तो आपके पास जो डाटा आ रहा होगा हर तरह का, वो स्पीड होगी ना, वेलोसिटी। इसी तरीके से एक ही तर्ज पे डाटा नहीं आना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड ही आ रहा है, नहीं, स्ट्रक्चर्ड भी हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो। तो याद रखिएगा कि जो वैरायटी है ना, उसकी सोर्सेस, वैरायटी मतलब सोर्सेस, इंटरनल भी हो, एक्सटर्नल भी हो, ऑर्डिनल भी हो। चैप्टर नंबर 1 पूरा वैरायटी, वैरायटी होनी चाहिए। अगर वैरायटी तो नहीं है, खाली वॉल्यूम है, तो वो बिग डाटा ना हुआ। बिग डाटा का हक पूरा अदा उस वक्त होगा जब पूरे के पूरे 5 V's कवर अप होंगे। इसी तरीके से वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब जो डाटा आ रहा हो वो ट्रस्टवर्दी हो, ट्रुथफुलनेस पे हो, क्वालिटी वाला डाटा हो। ऐसा नहीं कि सारा डाटा आ तो स्पीड में रहा है, वॉल्यूम में भी आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज में आ रहा है, लेकिन सारा डाटा फारिग है। रैट की कैरेक्टरिस्टिक पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे आपने रैट की कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करनी है। और फाइनली वो तमाम का तमाम डाटा वैल्यूएबल हो, कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा हो फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि वो डाटा, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप उस डाटा को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू सेल्स। उस डाटा का एक कनेक्शन होना चाहिए नंबर्स के साथ। अगर डाटा का कनेक्शन नंबर्स के साथ नहीं है तो वो बिग डाटा की तमाम एक्सरसाइज जो आपने करी वो बेकार होगी। तो याद रखिएगा, इसका एक नंबर्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए। हाँ क्या ना? जी बेटा, समझ आती है बात क्या नहीं आती? आइए जरा एक एक, जी जी जी, कोई सवाल? एक एक करके पढ़ते हैं, आइए। वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ डाटा बीइंग जनरेटेड इज इनॉर्मस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनॉर्मस, ज़्यादा, मैसिव, एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग। मजे की बात है, स्टैटिक भी नहीं है, ग्रो ही कर रहा है, ग्रो ही कर रहा है, ग्रो ही कर रहा है। जरूरी नहीं नए बंदे का, सेम एग्जिस्टिंग बंदे का भी ग्रो कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोसेस टेराबाइट्स और इवन पेटाबाइट्स ऑफ डाटा इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम। वो बंदा वहाँ से आके ऐड टू कार्ट करेगा, कार्ट के बाद चेकआउट करेगा, आपके पास फॉरन इन्फॉर्मेशन उसकी आएगी, देर नहीं लगेगी। क्योंकि अगर देर लगी तो फारिग हो गए। समझ आ रही बात? 1 मिनट की भी देर नहीं लगनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड डेली इज स्टैगरिंग एंड कंटिन्यूज टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब सर पावर मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, एक्सपोनेंशियल पावर लग रही है। दिस इंक्लूड्स डाटा फ्रॉम वेराइटी ऑफ वेरियस सोर्सेज लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, IoT डिवाइसेस, सेंसर्स, वीडियोस, ईमेल्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। जितना भी डाटा आपके पास आ रहा है वो तमाम से आ रहा होगा, तभी तो वॉल्यूम होगा। ये यहाँ पे वैरायटी को रेफर नहीं कर रहा, ये वॉल्यूम ही को रेफर कर रहा है। लेकिन बता इसलिए रहा है कि तमाम तरह से डाटा आ रहा है तो वॉल्यूम में आएगा ना। As more devices and people come online, this amount will continue to increase, further emphasizing the importance of big data technologies to store, process and analyze this vast influx, underline कर लीजिएगा, influx of information। क्या कहेंगे इसको हम? वॉल्यूम। समझ आती है बेटा? उसके बाद वेलोसिटी, डाटा इज जनरेटेड एट हाई स्पीड एंड नीड्स टू बी प्रोसेस इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू। वेलोसिटी का मतलब स्पीड, आपका डाटा स्पीड में जनरेशन पे होना चाहिए। विद डिवाइस कनेक्टेड टू दी IoT पढ़ा नहीं है अभी तक, हमने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। बिजनेस कैन गैदर डाटा कॉन्स्टेंटली, क्या लिखा भाई, फ्रॉम सेंसर्स, मशीन्स एंड डिवाइसेस। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स रिलाई ऑन हाई वेलोसिटी डाटा टू मेक स्प्लिट सेकेंड ट्रेडिंग डिसीजन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्प्लिट सेकेंड, स्प्लिट सेकेंड का मतलब 1 नैनो सेकेंड से भी कम उसमें आपका सिस्टम क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा बेस्ड ऑन रियल टाइम मार्केट चेंजेस। समझ में आया कि नहीं आया? तो वॉल्यूम मतलब
quantity, enormous amount, massive data collected from various sources. Velocity मतलब speed, ठीक है. Variety, source, big data comes in multiple formats, structured, unstructured, semi-structured, पढ़ चुके हैं. Example, an e-commerce company deal with the transaction record, structured, customer reviews, social media पे याद है, unstructured, emails याद है, unstructured, और click stream data, semi-structured. click stream data का मतलब जो वेबसाइट पे चले जाते हैं आप, वेबसाइट पे जाने के बाद का जो डाटा होता है ना, वो यूजुअली सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, जो कि कुकीज़ के ज़रिए वेबसाइट आपसे ले रही होती है. तो वो डाटा तमाम के तमाम सेमी स्ट्रक्चर्ड में आता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉन और इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन और एक्सएमएल फाइल्स. क्लियर. Veracity, the accuracy and the truthfulness of data. Given the large volume of data, इतना सारा डाटा है तो तमाम का तमाम डाटा एक्यूरेट थोड़ी होगा, लेकिन जितना डाटा एक्यूरेट होने की कोशिश करेंगे उतना फ़ायदा. That there may be inconsistencies, biases और errors that needs to be addressed for reliable analysis. समझ में आ रही है बात? Misinformation on social media platforms can skew the insights. वाह वर्ड है. Skew the insights मतलब यह आपकी पूरी की पूरी इंसाइट को एक तरफ कर सकती हैं, स्क्यू कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं. Derive from the user behavior analysis. और अगर डाटा गलत हुआ तो और कर देंगे. तो याद रखिएगा, डाटा की वेरासिटी यानी कि ट्रूथफुलनेस और डाटा का ट्रस्ट वर्दीनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आप डाटा ले रहे हो वो तमाम का तमाम डाटा रेलिवेंट, एक्यूरेट और टाइमलीनेस होना चाहिए. लास्ट हमारे पास है सर वैल्यू. द पोटेंशियल इनसाइट्स, पोटेंशियल इनसाइट, हम डाटा से वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे. पोटेंशियल, इसका मतलब ये प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है. एंड बिजनेस वैल्यू दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनालाइजिंग बिग डाटा. द एबिलिटी टू डिराइव एक्शनेबल इनसाइट इज व्हाट मेक्स डाटा वैल्यूएबल टू ऑर्गेनाइजेशन. द एबिलिटी टू डिराइव एक्शनेबल इनसाइट है कि नहीं. हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजीज होंगी वो उनको क्या करना चाहिए, उनको वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल देखिए ये सिस्टम है, देखिए ये एक सिस्टम है, इसमें डाटा आ रहा है डाटा. अब जो डाटा आ रहा है वो डाटा जितना ज़्यादा आ रहा है वो वॉल्यूम को बता रहा है ना. अच्छा, अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है. आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट जगह से आ रहा है, तो ये वैरायटी बता रहा है. समझ बात की नहीं आ रही. अच्छा, उसके बाद अगर यही डेटा स्पीड से आ रहा है तो वेलोसिटी. अब जब ये डाटा हमारे पास आ गया तो हमें ये आते वक्त हमें चेक करना है कि वेरासिटी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा. और अगर वेरासिटी पे आ गया तो हमारे सिस्टम के अंदर एक ऐसा टूल लगा हुआ होना चाहिए जो इस तमाम को किस में कन्वर्ट कर दे, वैल्यू में. इस डाटा से हमें ये तो बताओ कि अगर चलो इस डाटा की सुन ली हमने, जो आप कह रहे हो प्रिस्क्रिप्शन सुन ली, तो हमारी सेल बढ़ेगी. अगर सेल ना बढ़ती तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाया ना जाता. सेल बढ़ाओ, कॉस्ट कम करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, एक्सपेंस कम करो. हमें ये तो बताओ ये आईटी की टेक्नोलॉजी लगाने के बाद हमें कुछ तो फ़ायदा हो. समझ आ रही बात की नहीं आ रही. तो दैट इज़ हाउ द वैल्यू इज़ इन द डाटा. क्लियर हो गई बच्चा बात क्या नहीं हुई. अच्छा, ये सोर्सेज ऑफ बिग डाटा, ये सब का सब आप खुद पढ़ोगे, बल्कि नहीं ये छोड़ देंगे हम. हाँ, ये छोड़ेंगे इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें चैप्टर नंबर 9 से लिंक्ड है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको याद रहना चाहिए. ये 9 में जब पढ़ोगे तुम लोग खुद ही, लेकिन 9 के बाद पढ़ोगे. अच्छा, इनमें से वेब स्क्रैपिंग खुद पढ़ोगे, डाटा फ्रॉम सेंसर्स चैप्टर नंबर 9 के बाद पढ़ेंगे, और ये लॉग फाइल्स मैं पढ़ाऊंगा, सर्वेस आप लोग पढ़ोगे. ये असाइनमेंट है, ये भी असाइनमेंट है. समझ आई बात की नहीं आई. अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा.
एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा मैं पढ़ाऊंगा आपको, बस दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? क्लास अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम तमानी से फन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।